हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले मौर्योत्तर काल की। सबसे पहले देखते हैं आज मौर्योत्तर काल का मैप। ये जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये कुषाण साम्राज्य था। ये पूरा कुषाण साम्राज्य था, देखो मैप से आसानी से। उसके बाद में नीचे दिया गया है ये सातवाहन साम्राज्य। सातवाहन साम्राज्य है यहाँ पे। ये पश्चिमी क्षेत्र, ये कौन सा है? पश्चिमी क्षेत्र। अब हम मैप के माध्यम से आगे समझेंगे। राजनीतिक परिदृश्य देखते हैं मौर्योत्तर काल का। मौर्योत्तर काल की राजनीतिक संरचना की प्रमुख विशेषता रही थी बहुराज्य व्यवस्था, अर्थात इस काल में बड़े मौर्य साम्राज्य की जगह अनेक राज्य देखने को मिलते हैं। मौर्य साम्राज्य था तो पहले वो बहुत बड़ा साम्राज्य था, उसके बाद में उसके छोटे छोटे राज्य हो गए, तो वो अपने को मौर्योत्तर साम्राज्य में देखने को मिलेंगे। इन राज्यों को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। मौर्योत्तर साम्राज्य को निम्न रूपों में बांटा गया है। सबसे पहले उत्तराधिकारी राज्य, यानी वो राज्य जो इसके उत्तराधिकारी है। दूसरे तो कौन से थे? विदेशी आक्रमण के कारण स्थापित होने वाले राज्य। दूसरे थे जो विदेशी आक्रमणकारी हुए थे, वो थे। तीसरा, राज्य निर्माण की प्रक्रिया से स्थापित राज्य, जो राज्य का खुद निर्माण करके स्थापित हुए वो राज्य। देखते हैं उत्तराधिकारी राज्य में पहला है शुंग राज्य, फिर आता है कण्व कण्व राज्य, कण्व वंश। विदेशी आक्रमण में देखते हैं सबसे पहले इंडो ग्रीक। विदेशी आक्रमण में सबसे पहले कौन सा है? इंडो ग्रीक राज्य। दूसरा है शक वंश। तीसरा है पार्थियन वंश। चौथा है कुषाण। कुषाण इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। देखते हैं आगे। शुंग राज्य। शुंग राज्य कौन सा राज्य था? उत्तराधिकारी राज्य में था शुंग राज्य, एक नंबर पे। शुंग शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। वह लगभग कितने ईसा पूर्व में बना था? 185 ईसा पूर्व में अपने स्वामी वृहदरथ को मारकर गद्दी स्थापित की थी। ये वृहदरथ किसका शासक था? ये था मौर्य साम्राज्य का। ये अंतिम शासक था, उसको मारकर पुष्यमित्र ने अपनी गद्दी प्राप्त की। उसके वंश वंश ने लगभग 75 ईसा पूर्व तक शासन किया था। किसके वंश ने? पुष्यमित्र के वंश ने 75 ईसा तक शासन किया था। वह ब्राह्मण कुल से संबंधित था। पुष्यमित्र किससे था? ब्राह्मण कुल से संबंधित था। बौद्ध साहित्य में उसे बौद्धों के उत्पीड़क के रूप में चित्रित किया गया, यानी बौद्धों को उत्पीड़न किया था उसने, चित्रित किया गया है। परंतु पुरातात्विक साक्ष्यों से यह सूचना मिलती है कि उसने सांची के स्तूप एक वेदिका का निर्माण कराया। किसका? पुष्यमित्र ने किसका निर्माण कराया? सांची के स्तूप में एक वेदिका का निर्माण कराया था। कहाँ पे करवाया था? सांची के स्तूप में किसका निर्माण? एक वेदिका का निर्माण करवाया था। किसने? पुष्यमित्र ने। उसके काल में उत्तर पश्चिम यवनों का आक्रमण हुआ था। किसके काल में उत्तर पश्चिम यवनों का आक्रमण हुआ था? पुष्यमित्र के काल में उत्तर पश्चिम में यवनों का आक्रमण हुआ था। उसने अपने पुत्र को इस आक्रमण का सामना करने के लिए भेजा। पुष्यमित्र ने अपने पुत्र को यवनों के आक्रमण का सामना करने के लिए भेजा। उस समय साम्राज्य की सीमा सीमित हो गई थी। उसकी राजधानी विदिशा। पुष्यमित्र की राजधानी कौन सी थी? विदिशा और पाटलिपुत्र, ये दो उसकी राजधानी थी। उसके 10 उत्तराधिकारियों ने शासन किया था। देखते हैं आगे। उसका तात्कालिक उत्तराधिकारी कौन था? अग्निमित्र। पुष्यमित्र का तात्कालिक उत्तराधिकारी कौन था? अग्निमित्र। उसी के प्रणय संबंध को आधार बनाकर कालिदास ने, किसने? कालिदास ने एक अपनी रचना, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मालविकाग्निमित्र मित्रम। कौन सी? मालविकाग्निमित्रम। किसने लिखी थी? कालिदास ने लिखी थी, अग्निमित्र के संबंध में। इस वंश के एक शासक भागभद्र के दरबार में एक यूनानी शासक अपने राजदूत होलियोडोरस को भेजा था। किसने भेजा था? यूनानी शासक था, कौन था? होलियोडोरस को भेजा था। किसने भेजा? बागभद्र के दरबार में। होलियोडोरस ने विदिशा में एक गरुड़ ध्वज की स्थापना की थी। विदिशा में गरुड़ ध्वज की स्थापना किसने की थी? होलियोडोरस ने की थी। किसकी? गरुड़ ध्वज की स्थापना कराई थी। देवता वासुदेव कृष्ण के सम्मान में स्थापित किया गया था। ये एक देवता थे, वासुदेव कृष्ण के सम्मान में यह ध्वज स्थापित किया गया था। इस वंश का अंतिम शासक देवसती था। लगभग 75 ईसा पूर्व में उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव ने उसकी हत्या कर दी थी। किसने उसकी हत्या कर दी थी? ब्राह्मण मंत्री वासुदेव ने देवसती की हत्या कर दी थी और गद्दी हासिल की थी। देखते हैं आगे। अब आता है कर्ण वंश। 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक। इस वंश का संस्थापक कौन था? कर्ण वंश का वासुदेव था। इस वंश में चार चार ही शासक हुए। कर्ण वंश कितने शासक हुए? 4 ही शासक हुए।
पहला है वासुदेव, दूसरा भूमिमित्र, तीसरा नारायण, चौथा सुश्रमन सुश्रमन हुआ था। अब देखते हैं, फिर जैसा पुराणों से सूचना मिलती है कि आंध्रवर्तियों ने उसे उखाड़ फेंका। आंध्रवर्तियों की पहचान सातवाहनों से की गई थी। ये आंध्रवर्ती कौन थे? ये सातवानी थे। आंध्रवर्ती कौन थे? सातवानी थे। अब देखते हैं आगे, विदेशी आक्रमण के कारण स्थापित हुए राज्य। देखते हैं, इस काल में उत्तर पश्चिम से निरंतर आक्रमण होते, भारत की जो सीमा थी उत्तर पश्चिम, उस पर निरंतर आक्रमण हो रहे थे, और आक्रमणों के कारण ही कुछ राज्य स्थापित हो गए, क्योंकि वहां से कुछ राज्य जीत के आगे बढ़ गए थे और वहां स्थापित हो गए। सबसे पहला आता है इंडोग्रिक। इंडोग्रिक बैक्टीरिया में स्थापित था। इंडोग्रिक कहाँ पे स्थापित था? इंडोग्रिक कहाँ पे था? ये बैक्टीरिया में स्थापित था। इंडोग्रिक प्रथम वंश, इंडोग्रिक का प्रथम वंश कौन सा था? डेमेट्रियस का वंश था। उसने उत्तर पश्चिम पर हमला कर उसके एक भाग को जीत लिया तथा साकल को अपनी राजधानी बनाई। इंडोग्रीक ने किसकी राजधानी बनाई? साकल को राजधानी बनाई थी। साकल को अपनी राजधानी बनाई थी। तभी बैक्टीरिया में उसके वंश के विरुद्ध विद्रोह हो गया और यूक्रेटाइट्स ने उसके वंश को उखाड़ फेंका। किसने इंडोग्रीक को उखाड़ फेंका था? यूक्रेटाइट्स ने उसके वंश को उखाड़ फेंका था। फिर यूक्रेटाइट्स ने भी उत्तर पश्चिम भारत के एक भाग को जीत लिया था। उसने तक्षशिला की राजधानी बनाई थी। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तक्षशिला की राजधानी किसने बनाई थी? यूक्रेटाइट्स ने तक्षशिला को राजधानी बनाई थी अपनी। इस प्रकार इंडोग्रीक के दो राजवंश समांतर रूप से शासन करते रहे थे। वह भारत में ऐसा राजवंश था जो राजाओं के नाम का सिक्का जारी किया था। इंडोग्रीक ने राजाओं के नाम पर सिक्का जारी किया था। उन सिक्कों पर राजाओं की आकृतियां होती थी। इन्हीं सिक्कों से ज्ञात होता है कि भारत में इंडोग्रीक ने 30 वर्षों तक शासन किया है। अब आता है शक वंश। देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। शक भी मध्य एशियाई जनजाति समूह से संबंधित है। शक किससे संबंधित है? मध्य एशियाई जनजाति समूह से संबंधित है। शक भी इंडोग्रीक के पीछे थे। किसके पीछे थे? इंडोग्रीक के पीछे थे। आगे शकों ने इंडोग्रीक वंशों को बैक्टीरिया से उखाड़ फेंका। बैक्टीरिया से किसको उखाड़ फेंका था? शकों ने इंडोग्रीक को उखाड़ फेंका था। फिर शकों ने भारत पर हमला किया था। भारत में शकों की 5 शाखाएं शासन करती थी। कितनी शाखाएं थी? भारत पर 5 शाखाएं थी जो शकों का शासन करती थी। पहला है अफगानिस्तान, दूसरा पंजाब की शाखा, तीसरी शाखा पश्चिमी भारत। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पश्चिमी भारत वाला शकों का शासन। चौथा मथुरा, पांचवी शाखा है उत्तरी दक्कन। शकों की पश्चिम शाखा ने इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका है। ये देखना दोस्तों, पश्चिमी शाखा अभी मैंने बताया, इसकी इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। यह 34 सदी तक शासन करती रही थी। कौन सी सदी तक? 34 सदी तक। कौन सी शाखा? पश्चिमी भारत में शकों की शाखा शासन करती रही थी। इस शाखा का महत्वपूर्ण शासक रुद्रदमन था। किसका था? पश्चिमी शासक। पश्चिमी पश्चिमी शासक कौन था? रुद्रदमन था। उसने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? रुद्रदमन ने। इसका निर्माण किसने कराया था? पुष्यमित्र ने करवाया था मौर्य साम्राज्य के टाइम में। तथा उसने संस्कृत का पहला बड़ा अभिलेख खुदवाया। किसने संस्कृत का पहला बड़ा अभिलेख खुदवाया? रुद्रदमन ने खुदवाया था। कहाँ पे खुदवाया था? जूनागढ़ अभिलेख के नाम से जाना जाता है। रुद्रदमन ने पहला अभिलेख खुदवाया था, जूनागढ़ अभिलेख के नाम से जाना जाता है। वो उत्तरी दक्कन में स्थापित एक शाखा से जुड़े हुए दो महत्वपूर्ण शासक भूमक एवं नुभान हुए। सातवां शासक गोमतीपुत्र सतकर्णी ने एक युद्ध में नयपान को पराजित किया। अब देखते हैं आगे। इसकी सूचना हमें नासिक अभिलेख से मिलती है। इसकी सूचना किससे मिलती है? नासिक अभिलेख से हमें सूचना मिलती है। साथ ही नासिक में चांदी के ऐसे 8000 सिक्के मिले जिन्हें पहले नफहान ने जारी किया और फिर आगे गोमतीपुत्र ने जारी किया है। चांदी के सिक्के किसने जारी किया? नफहान ने और गोमतीपुत्र ने जारी किया। पार्थियन वंश देखते हैं दोस्तों। पार्थियन वंश की उत्पत्ति के संबंध में कुछ विवाद रहे हैं। शुरुआत में विद्वानों के मत में इनके उत्पत्ति के बारे में मतभेद रहे हैं। एक मत के अनुसार पार्थिया से आता है। अब पार्थिया का अर्थ है ईरान होता है। पार्थिया का अर्थ क्या होता है? ईरान। इसलिए पार्थियन संभवतः पश्चिमी एशिया से ही आए। कुल मिलाकर बात यह है कि पार्थियन कहाँ से आए थे? पश्चिमी एशिया से आए थे।
परंतु एक दूसरे स्रोतों में पार्थियन के लिए सकपलहव शब्द आता है। इसका अर्थ है पार्थियन का संबंध कहीं ना कहीं शकों से ही था। इस काल में एक प्रमुख भारतीय शासक के रूप में हम गंडोफर्निस का नाम भी पाते हैं। उसी काल में प्रसिद्ध ईसाई संत सेंट थॉमस भारत आए थे। कौन से संत आए थे? संत सेंट थॉमस भारत आए थे। अब देखते हैं कुषाण, ये इंपॉर्टेंट है। कुषाण यूची जनजाति से संबंधित थे। कुषाण किस जनजाति से संबंधित थे? यूची जनजाति से संबंधित थे। कुषाणों की कितनी शाखाएं थी दोस्तों? कुषाणों की 5 शाखाएं थी। इन्हें संगठित करने का कार्य कुजुल, कदफिसस और विमा कदफिसस ने किया था। किसने किया था? कुजुल कदफिसस और विमा कदफिसस ने किया था, जैसे शासकों ने किया था। इन्होंने 50 से 80 ईसा पूर्व के ईस्वी के बीच शासन किया। कुजुल कदफिसस ने सिंधु नदी के पश्चिमी भूभाग को जीता था। किस भाग को जीता था? सिंधु नदी के पश्चिमी भाग को किसने जीता था? कुजुल कदफिसस ने जीता था। वही विमा कदफिसस ने सिंधु की नदी के पूर्व भाग को जीता था। किस भाग को? सिंधु नदी के पूर्व भाग को जीता था। कुषाण शासकों ने रोमन पैटर्न पर सोने के सिक्के जारी किए। सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किसने किए थे? कुषाण शासकों ने किए थे। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किस पैटर्न पर? रोमन पद्धति पर ही उन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे। कुषाण वंश में आगे एक महान शासक होता है, उसका नाम है कनिष्क। कनिष्क ने एक नया शक संवत चलाया था। किसने नया शक संवत चलाया था? कनिष्क ने। इस संवत का आरंभ 78 ईस्वी में कनिष्क के राजारोहण के साथ माना जाता है। किसके साथ माना जाता है? कनिष्क के राजारोहण के साथ माना जाता है। फिर कनिष्क ने महायान बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कनिष्क ने किस बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था? वो था महायान। कनिष्क की राजधानी पेशावर थी। कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? पेशावर। और कनिष्क की दूसरी राजधानी वो थी मथुरा। कनिष्क की दूसरी राजधानी कौन सी थी? मथुरा थी दोस्तों। कनिष्क के अंतर्गत एक विशाल साम्राज्य था। कनिष्क के अंतर्गत एक विशाल साम्राज्य था जो मध्य एशिया के खोरासान से लेकर उत्तर भारत में बनारस तक फैला था। कहाँ तक फैला था? उत्तर भारत में बनारस तक फैला था। इसका रेशम वाले भाग पर भी नियंत्रण था। किसका था? कुषाण का। भारत में कुषाण का भारतीयकरण हुआ। कुषाण शासकों ने सिक्कों पर लगभग 35 देव देवताओं के चित्र अंकित है। जो भी कुषाण राजा थे उन्होंने सिक्कों पर देवी देवताओं के चित्र अंकित करवाए। उनमें अधिकांश देवता भारतीय हैं। ये था शाक्य, मुनि, कुमार, कार्तिकेय, वासुदेव, गणेश, उमा। ये प्रमुख देवता थे जो सिक्कों पर इनके चित्र अंकित थे। शिल्प एवं श्रेणियां। अब देखते हैं अपन शिल्प एवं श्रेणियां। मौर्योत्तर काल में एक ग्रंथ मिलिंद पन्हो में 75 प्रकार के व्यवसायों का विवरण मिलता है। मौर्योत्तर काल में एक ग्रंथ था मिलिंद पन्हो जिसमें 75 प्रकार के व्यवसायों का वितरण मिलता है, जिसमें 60 शिल्पियों से संबंधित है। मिलिंदियों में कितने शिल्पियों? मिलिंद पन्हो में 60 शिल्पों से संबंधित है। इस काल में शिल्प उत्पादन के कुछ महत्वपूर्ण केंद्र इस प्रकार है। काठियावाड़ गुजरात मगध लोहे के काम के लिए, मगध वृक्षों के रेशे बने वस्त्र के लिए, मथुरा एक विशेष प्रकार का वस्त्र नाटक के उत्पादन के लिए, उज्जैन मनका बनाने के लिए, उड़ीसा का दंतपुर हाथी दांत के काम के लिए। अब आती है श्रेणी। शिल्पियों का संगठन श्रेणी था। शिल्पियों के संगठन को क्या कहते हैं? शिल्पियों संगठन को श्रेणी कहते हैं। व्यापारियों का संगठन निगम कहलाता था। व्यापारियों का संगठन क्या कहलाता? निगम। इस काल में मौर्य काल की तुलना में श्रेणियों पर राज नियंत्रण कम हुआ। इस कारण श्रेणियों को बेहतर स्वायत्तता प्राप्त हुई। श्रेणियों का प्रधान ज्येष्ठ, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। श्रेणियों का प्रधान क्या कहलाता था? ज्येष्ठ। तथा व्यापारियों को प्रधान सातवां। व्यापारियों का प्रधान कौन सा था? सातवां था। श्रेणियों के कार्य संचालन के लिए समिति का गठन तथा ज्येष्ठ इस समिति के साथ मिलकर कार्य करता था। अब देखते हैं मौर्योत्तर कला दोस्तों। मौर्योत्तर कला देखते हैं। इस काल की स्थापत्य कला मूलतः बौद्ध दृष्टिकोण से परिचालित थी। मौर्योत्तर कला के अंदर कला थी वो बौद्ध दृष्टिकोण से परिचालित थी। फिर मौर्य काल की तुलना में इसके स्वरूप को एक महत्वपूर्ण अंतर देखने को मिलता है। मौर्य काल की कला राज के संरक्षण में पली बढ़ी, इसलिए मौर्य साम्राज्य के पतन के साथ ही कुछ कला शैलियां लुप्त हो गई। जो मौर्य काल की जो कला थी उसको राजाओं का संरक्षण मिला था,
उसके अंतर्गत पली बढ़ी थी, उनका विकास हुआ था। और जैसे जैसे राजाओं का पतन हुआ वैसे वैसे कला संस्कृतियां भी लुप्त हो गई थी, वहाँ की कला शैलियां भी लुप्त हो गई थी। वहीं मौर्योत्तर काल को एक व्यापक सामाजिक आधार प्राप्त हुआ था। जो उनकी कला संस्कृतियां थी उनको व्यापक सामाजिक आधार प्राप्त हुआ था, क्योंकि राजाओं के साथ साथ इसे व्यापारी शिल्पियों, राजा के साथ साथ व्यापारी, शिल्प श्रेणियां, कुलीन, अन्य प्रकार के लोगों, धनाढ़, नवधनाढ़ लोगों का भी संरक्षण प्राप्त है। जो बड़े लोग थे उनको शौक था ये चीज़ें खरीदते रहते थे वो। इतना ही नहीं, अपितु कला भिक्षुणियों का भी संरक्षण मिला। जो बुद्ध काल में जो भिक्षु और भिक्षुणियाँ थी उनको भी संरक्षण मिला था। दूसरी तरफ ये काल तब धर्म के क्षेत्र में आर्यों के साथ गैर आर्यों के तत्वों की समावेशी हो रहा था। यह प्रवृत्ति हमें कला के क्षेत्र में देखने को मिलती है। अब देखते हैं अपन स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में सबसे पहले देखते हैं स्तूप। स्तूप का निर्माण मौर्य काल में अमरावती नागार्जुनकोंडा के विकसित स्तूप से ही आरंभ हो गया था। स्तूप का आरंभ कहाँ से माना जाता है? स्तूप का आरंभ मौर्य काल में अमरावती नागार्जुनकोंडा के विकसित स्तूप से ही प्रारंभ हो गया था, वहीं से इसका आरंभ माना जाता है। इस काल में स्तूप निर्माणों को और प्रोत्साहन मिला। उदाहरण के लिए सांची का स्तूप सांची का स्तूप से प्राप्त अशोक के महीन स्तूप। सांची के स्तूप से किसका अशोक वो स्तंभ प्राप्त हुआ है, स्तूप प्राप्त हुआ है? अशोक के महीन स्तूप। बौद्ध ग्रंथ एक संबल तत्व रहा है, जन सामान्य के साथ इसका जुड़ाव तथा जन सामान्य के द्वारा इसकी व्यापक स्वीकृति रही है। एक तरफ जहां इसने लोक भाषा पाली को ग्रहण किया, वहीं दूसरी तरफ इसने लोक प्रचलित सांस्कृतिक प्रतीकों को भी अपनाया था। अब देखते हैं अपन चैत्य। बौद्धों का पूजा गृह था। चैत्य क्या था? बौद्धों का पूजा गृह था, यानी बौद्धों का पूजा स्थल था। अधिकांश चैत्य पहाड़ों को काटकर निर्मित किए गए थे। चैत्य किसको काटकर निर्मित किए गए थे? अधिकांश चैत्य पहाड़ों को काटकर निर्मित किए गए थे, तथा ये मौर्यकालीन गुफा वास्तुकला के विकसित रूप है। चैत्य किसके विकसित रूप है? मौर्यकालीन गुफा वास्तुकला के विकसित रूप है। सामान्यतः चैत्य आयताकार के होते थे तथा उसका अंतिम किनारा अर्धवृत्ताकार होता था। चैत्य सामान्यतः आयताकार होते थे और उसका किनारा अर्धवृत्ताकार होता था। उसके केंद्र में एक स्तूप का भी निर्माण किया जाता था, जिसका उद्देश्य था उपासना। फिर स्तूप के साथ मानव मूर्ति भी जोड़ी जाने लगी थी। स्तूप के छत को घोड़े की नाल के आकार काट दिया जाता था, ताकि उससे रोशनी स्तूप के घोड़े के ऊपर पड़े। सातवाहनों के अधीन पश्चिम एवं पूर्वी भारत में पहाड़ों को काटकर अनेक स्तूप बनाए गए। सातवाहनों का जो क्षेत्र था उसके अधीन बहुत से पूर्वी पहाड़ों को काटकर स्तूप बनाए गए हैं। पश्चिमी भारत में भज का स्तूप पुराना है। फिर कार्ले, नासिक, पित्तलखोरा का स्तूप भी देखने को मिलता है। उसी प्रकार पूर्वी भारत में अमरावती चैदी वंश के अधीन उड़ीसा में उदयगिरी, खंडगिरी गुफा मंदिर का निर्माण मिलता है। यह जैनियों से संबंधित है। अब देखते हैं दोस्तों, विहार भिक्षुओं के निवास के लिए बनाया जाता था। इन्हें पहाड़ों को काटकर बनाया जाता था। विहार जो भिक्षु रहते थे उनके लिए बनाया जाता था, पहाड़ों को काटकर। विहार अशोक के काल में निर्मित गुफाओं का विकसित रूप है। विहार जब अशोक का टाइम था उसी के काल में निर्मित होने लग गए थे। इस काल में जहाँ भी चैत्य बने उसे निकट विहारों का निर्माण भी हुआ है। इस काल में जहीं पर भी चैत्य बने उसके पास में ही विहारों का निर्माण हुआ है। अब देखते हैं दोस्तों मौर्योत्तर काल की मूर्तिकला। मौर्य काल में पशु की जीवंत आकृतियां बनाई जाती थी। जो भी पशु थे उस समय उसकी जीवंत आकृतियां, यानी हूबहू वैसा ही दिखना जीवंत आकृतियां बनाई जाती थी। किंतु मौर्य के पश्चात वह शैली टूट गई। जब मौर्यकालीन समाप्त हो गया उसके बाद वह शैली टूट गई। फिर वैसे पशुओं की जीवंत आकृतियां देखने को नहीं मिलती थी। परंतु दूसरी तरफ से उसकी क्षतिपूर्ति मानव मूर्तियों के विकास के रूप, अब पशु की जगह मानव मूर्तियां आ गई थी। इस काल में मूर्तिकला की 3 भिन्न शैलियां विकसित हुई। देखते हैं मौर्य काल में 3 शैलियां कौन सी थी? गांधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली। ये तीनों इंपोर्टेंट है। किसके काल में विकसित हुई थी? ये मौर्य काल में विकसित हुई थी। गांधार शैली, ये शैली तक्षशिला एवं उसके आसपास क्षेत्रों में विकसित हुई। गांधार शैली कहाँ विकसित हुई थी दोस्तों? गांधार शैली तक्षशिला एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई थी। इसका विकास हेलेनिस्टिक कला, यूनानी तथा भारतीय तत्वों के मिश्रण से बनी हुई है। वस्तुतः सिकंदर के काल में ही
भूमध्य सागरीय क्षेत्र एवं भारत के बीच आर्थिक सांस्कृतिक आदान प्रदान हो रहा था। गांधार कला को, इंपॉर्टेंट दोस्तों ये पॉइंट देखना, गांधार कला को यूनानी रोमन कला के नाम से भी जाना जाता है। किस कला को यूनानी रोमन कला के नाम से जाना जाता है? वो है गांधार कला। मौलिक रूप से इसका विकास यूनान में हुआ था तथा देवताओं का प्रतिनिधि मानवीय रूप में होने लगा। यूनान में सौंदर्य के देवता अपोलो को एक सुंदर मानव मूर्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया। यूनान में सौंदर्य के देवता कौन थे? इसका भी ध्यान रखना दोस्तों, अपोलो को एक सुंदर मानव मूर्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया। फिर इस पर रोमन कला का प्रभाव भारी साज सज्जा, राजमुकुट, आभूषण के रूप में देखा जा सकता है, किंतु आत्मा से ही गांधार कला भारतीय ही बनी रही। इसकी जो मेन आत्मा थी ये भारतीय कला ही थी। देखते हैं आगे प्रश्न। अब आता है मथुरा से ली आती है। यह मथुरा एवं आसपास के क्षेत्र में विकसित हुई थी। मथुरा कला का दृष्टिकोण आदर्शवादी है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस कला का दृष्टिकोण क्या है? आदर्शवादी है। इसमें मूर्तियों के शारीरिक अंकन पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। पारदर्शी शरीर से चिपके हुए कपड़े दिखाई दिए गए हैं, किंतु इसमें मुख्य से बल मूर्ति के चेहरे पर आध्यात्मिकता दिखाने का पर दिया गया है। प्राय मूर्तियों की आंखें आधी खुली होती थी। मथुरा शैली में जो मूर्तियां बनी होती थी उसकी आंखें आधी खुली होती थी, चेहरा ध्यानमग्न दिखाई देता है। मथुरा कला में मूर्तियों के निर्माण में कच्चे माल के रूप में लाल चिन्हित पत्थर का प्रयोग हुआ है। जो भी इनकी मूर्तियां बनी थी उसमें कच्चे सामग्री का उपयोग हुआ था, उसमें लाल चिन्हित पत्थर का प्रयोग किया गया है। मथुरा कला के अंतर्गत बौद्ध धर्म, जैन एवं ब्राह्मण देवताओं की मूर्तियां भी निर्मित की गई है। अब लास्ट है अमरावती शैली। देखते हैं दोस्तों, दक्षिण भारत में अमरावती, नागार्जुन कोंडा, घंटसाल, जगेपेट तथा आसपास के क्षेत्र में मूर्तिकला की अमरावती शैली का भी विकास हुआ है। इस शैली के अंतर्गत मूर्ति के निर्माण में कच्चे माल के रूप में संगमरमर, किस शैली के अंतर्गत संगमरमर का प्रयोग हुआ है? अमरावती शैली के अंदर संगमरमर का प्रयोग हुआ है। अमरावती शैली दृष्टिकोण ऊपर की दोनों की शैलियों से पृथक है। मथुरा शैली से अलग है। इसका बल धार्मिक विषयों पर कम, ऐच्छिक सुखों पर अधिक है। ऐन्द्रिक सुख की ओर बढ़ते हुए आकर्षक को उस काल की आर्थिक समृद्धि से जोड़कर देख सकते हैं। इस आर्थिक समृद्धि के कारण रोमन व्यापार था। अब आगे देखते हैं चित्रकला। मौर्योत्तर काल में हमें चित्रकला के विकास का साक्ष्य मिलने लगता है। चित्रकला का हमें विकास का साक्ष्य किसमें मिलता है? मौर्योत्तर काल में मिलने लगता है। जैसा कि हम जानते हैं अजंता की चित्रकला एक लंबा इतिहास रहा है। अजंता की चित्रकला का एक लंबा इतिहास रहा है। इसके विकास में विभिन्न राजवंशों की भूमिका रही है। फिर हमें ज्ञात होता है कि अजंता आरंभिक चित्र सातवाहनों से जुड़े थे। अजंता के आरंभिक चित्र किससे जुड़े थे? सातवाहनों से जुड़े थे। अब हम देखते हैं थोड़े बहुत मैप। ये मैप है गांधार कला का। ये गांधार कला से संबंधित है। ये दोस्तों गांधार कला में ऐसी मूर्ति होती थी, ये आप देख सकते हो। ये कुषाण की मूर्ति है, ये भी गांधार कला है। ये बुद्ध की मूर्ति है, देख सकते हो बुद्ध ने ध्यानमग्न स्थिति में। ये देखिए दोस्तों, ये से पहले पत्थरों से बनाई जाती थी, उनको काट के। ये अब आती है मथुरा मूर्ति कला। ये देखिए दोस्तों, ध्यान अवस्था में स्थित है। ये पूरी मूर्ति बुद्ध की है। ये लास्ट है अमरावती मूर्ति कला। देखिए दोस्तों, ये पूरा इसको देखिए मैप के माध्यम से। हमारा टॉपिक यहीं खत्म हो रहा है आज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।